नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोस में। मैं गोपाल सिंह। फर्स्ट वीडियो आई थी, हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम जो कक्षा 12 हैं और उन्हीं के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 में, उसके एक क्वेश्चन है कि हम एक सीरीज़ लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका आज ये डे फर्स्ट है। और इसमें हम आपको कराएंगे DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, स्पष्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ संभावित पर्सन ही देखने को मिलेंगे और कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड परीक्षा है 2023 में होने वाली है वो उनसे कुछ अलग हो। तो आप सब प्रत्येक पर्सन को बहुत अच्छे से देखते हुए चलिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, तो निश्चित ही आप जो 2023 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप 90+ नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमारा टॉपिक है DNA। DNA हम पढ़ने से पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि किस आखिरकार DNA है क्या, या DNA की खोज कहाँ से हुई। हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर यूकैरियोटिक कोशिका है, मान लो ये यूकैरियोटिक कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो इसके केंद्रक में जो है यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम से है। और हम इसी की संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये आपको संरचना दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ DNA उपस्थित होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, DNA उपस्थित होता है। ठीक है, DNA। लेकिन अभी DNA को ब्रीफ हिस्ट्री में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आनुवंशिकता के जो पिता हैं ग्रेगर जोहान मेंडेल, उन्होंने बताया कि जो आनुवंशिक पदार्थ हैं या जो आनुवंशिक लक्षण है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, लेकिन वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हैं वे किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक ये लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए क्या नाम दिया, कारक कहा कि कोई फैक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे, अगर हम बात करें आनुवंशिक, यानी कि वे सभी आनुवंशिक वह पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाए, आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, और वो जो पदार्थ लेकर जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, यानी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के पिता कौन है, हम ये गए आनुवंशिकता के पिता। ठीक है, तो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडेल। ग्रेगर जॉन मेंडेल ये आनुवंशिकता का पिता है। लेकिन हमें यहाँ DNA पढ़ना है, तो हम DNA के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब तक DNA खोज नहीं हुई थी उससे पहले वैज्ञानिक आए फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने कोशिका में उपस्थित न्यूक्लिक जो यहाँ पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ भरा है, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। समझ में आ रही है। इसी के बाद फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, लेकिन ये अम्लीय प्रकृति के हैं। अम्लीय क्या होते हैं, जिनका pH मान जो है 7 से कम हो, अम्लीय, और ये क्षारीय। जिनका pH मान 7 से कम हो भी सभी अम्लीय हो। तो इनकी अम्लीय प्रकृति होने के कारण, इसकी आनुवंशिक पदार्थ की अम्लीय प्रकृति होने के कारण अल्टमान्य ने न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा, अल्टमान वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। जबकि खोज न्यूक्लिक अम्ल की किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की। ऐसे ही बाद में इसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपने प्रयोग किए। उन्होंने 2 बैक्टीरिया लिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं मैमल्स में। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग किए। लेकिन हमारा मुख्य टॉपिक DNA, तो हम DNA भी पढ़ेंगे। हम सिर्फ वो ही पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और उसके बाद मैकार्टी का प्रयोग आया, साथ में हार्शियन चेज का प्रयोग था। हार्शियन चेज को ही सर्वमान्य प्रमाणिकता मिली कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो DNA है। उन्होंने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई का अपना प्रयोग किया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। DNA क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये हम ये कह सकते हैं, ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है DNA। ठीक है, अब DNA
डीएनए किसका बना होता है? अगर हम बात करें डीएनए दो, एक और दो, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर पॉली का मीनिंग क्या है? क्या है? बहुत सारे, बहुत सारे। कौन? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये श्रृंखला जो है यहाँ से लेके ये श्रृंखला जो चल रही है ये क्या है? एक ये इनको उपस्थित न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड हम ये कह सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हों, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में एक चैन का रूप ले लेंगे, है ना। इस प्रकार से ये एक पूरी श्रृंखला बना लेते हैं जिसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। समझ आ गया? तो डीएनए किससे बना? नाइट्रोजनी क्षार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। देखिए अगर हम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड को भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, ठीक है। समझ आइए न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। एक होगा नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, और ये जो प्यूरिन है ये होता है द्विबलय, मतलब इसकी संरचना 2 रिंग से मिलकर बनी होगी, जबकि पिरिमिडीन जो है ये एकल होता है। ये कैसे होता है? एकल होता है। इसकी संरचना सिर्फ एक ही विलय से मिलकर इस तरीके से बनी होती है। जबकि अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में कुछ इस प्रकार से संरचना होती है ना। ये 2 संरचना आपको दिखाई देगी प्यूरिन और पिरिमिडीन में। अब कुछ चीजें आप यहाँ समझिएगा। जो प्यूरिन है, प्यूरिन में भी 2 अलग से नाइट्रोजनी क्षार क्यूब या बेस पेयर मिलते हैं, जैसे एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और ग्वानिन को हम जी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। साथ साथ अगर हम पिरिमिडीन की बात करें, पिरिमिडीन में भी 2 अलग अलग मिलेंगे बेस पेयर। एक होगा साइटोसिन और दूसरा होगा यहाँ थाइमिन या यूरेसिल। अब देखिए विशेषता यहाँ ये है, थाइमिन को हम साइटोसिन है तो सी से प्रदर्शित करेंगे, और थाइमिन है तो टी से करेंगे, यूरेसिल है तो यू से करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ यूरेसिल जो कैरेक्टर है ये किसका है? ये आरएनए का है। ये किसका कैरेक्टर है? आरएनए का है। हम ये कह सकते हैं कि आरएनए में इस थाइमिन के स्थान पर कौन उपस्थित होगा? यूरेसिल होगा। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होंगे ही होंगे, लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए में यूरेसिल होगा, थाइमिन अनुपस्थित होगा, जबकि डीएनए में थाइमिन उपस्थित होगा और यूरेसिल अनुपस्थित होगा। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं कि डीएनए की आणविक संरचना। देखिए डीएनए जो है एक 5 कार्बन वाला यौगिक है। 5 का मतलब क्या है? इसमें कितने कार्बनों की संख्या कितनी होगी? इसमें 5 होगी, ठीक है। डीएनए में हम इनकी आणविक संरचना देखते हैं। देखिए अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एक डीएनए की संरचना है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसे डीएनए की संरचना नहीं कहेंगे, क्योंकि डीएनए क्या है? एक पंचतंत्रीय यानी 5 कार्बन युक्त यौगिक है, ठीक। और साथ साथ में डीएनए क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें पेंटोज शर्करा, ठीक है, और फास्फेट समूह उपस्थित होगा। लेकिन हम ये बता दें आपको कि ये जो फर्स्ट कार्बन यहाँ उपस्थित है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ होगा। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 कार्बन होंगे। इसके पहले कार्बन से
तो ये पहला कार्बन है और पहले कार्बन पर कौन उपस्थित है? OH समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर इन चारों, क्योंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित हो, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से थाइमिन के साथ जुड़ेगा या थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन बंध है साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड युक्त गुआनिन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इस यौगिक का जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पर ही कोई एक नाइट्रोजनी क्षार आकर जुड़ेगा और इस नाइट्रोजनी क्षार का एक हाइड्रोजन समूह, ठीक है, इस नाइट्रोजनी क्षार का एक हाइड्रोजन समूह प्रथम कार्बन पर उपस्थित OH समूह से योग करेगा, संयोग करेगा। जब एक OH समूह दूसरे OH समूह से संयोग करके क्या बनाएगा? H2O बना लेगा। ठीक है, H2O बना लेगा और यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये बन गया, H2O बना, और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? एक नाइट्रोजनी क्षार या जिसे हम कहेंगे एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या फिर थाइमिन। इन चारों से कोई एक उपस्थित होगा इसके प्रथम कार्बन में। ठीक है, और इसकी एक मुख्य और विशेषता है, इसके दूसरे कार्बन पर OH समूह न उपस्थित होकर यहाँ होता है, क्या उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन समूह होता है, और साथ साथ में इसके पांचवें कार्बन से फॉस्फेट समूह, पांचवें कार्बन से फॉस्फेट समूह PO4, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, वो यहाँ इसके पांचवें कार्बन से आकर जुड़ता है। ठीक है, इससे आकर जुड़ता है पांचवें कार्बन से PO4। इसलिए डीएनए की प्रकृति भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी या ऋणात्मक होगी। ठीक है, कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव। समझ वाली है? तो ये डीएनए देखिए, इसके जो पांचों कार्बन है ये फ्री होगा बिल्कुल। ठीक है, तो जहाँ कोई श्रृंखला का कोई पॉइंट जो है, कोई कार्बन फ्री होगा, तो यहाँ इसे हम करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये होगा 5 खाली है, आगे स्थान ये फ्री है, किसे कहा? 5s। ठीक है, और इसी का तीसरा समूह भी खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरे नाइट्रोजनी क्षार का फॉस्फेट समूह अगर जुड़ेगा, ये फ्री है, तो इसे कहेंगे हम 3s। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो चैन है, अगर उसका एक सिरा 5' है तो उसका दूसरा सिरा कैसा होगा? हमेशा 3' होगा। अगर वो 3' है, ठीक है, तो अगर वो 3' है तो वो क्या होगा? 5' होगा। मतलब समझ में आया? ये थी डीएनए की एक आणविक संरचना। अब हम देखेंगे कि आखिरकार डीएनए के प्रत्येक नाइट्रोजनी क्षार से दूसरा नाइट्रोजनी क्षार किस प्रकार से जुड़ा होता है।